Hello everyone, this is Dr. Neeraj and we are into the revision summary of classical mechanics part 12, and today I am going to discuss about relativistic dynamics, and this is in continuation to the part 11 that we have done on special theory of relativity. तो इसमें सबसे पहले बेटा वेलोसिटी एडिशन फार्मूला मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं. वेलोसिटी एडिशन फार्मूला ओके और द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला आप इसको बोल सकते हैं. तो सबसे पहले +1 क्लास का कुछ रिकैप्चुलेट करते हैं. अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस होता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो कैसे आता है. मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ए एंड बी. ओके, ए की जो वेलोसिटी है वी ए है, बी की वी बी है. ठीक, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी ए एंड वी बी, ये मान लेता हूं मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा एज वी आर डूइंग रिवीजन समरी. ओके, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी आती थी वहां पे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी आप क्या लिखते थे. सिंपली आप ये लिखते थे वी ए बी मैग्नीट्यूड, इट वॉज लाइक वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस 2 VA VB cos theta ना. So this was the simple formula that we were having over there. But अगर पार्टिकल्स relativistically मूव कर रहे हैं, relativistic केस मतलब वेलोसिटीज बहुत ज़्यादा हाई हो उनकी, तो फिर क्या होगा. तो मान लेते हैं अगेन दो फ्रेम्स ले लेते हैं सिंपली, S एंड S डैश फ्रेम आपके. ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू S अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी v. तो आपके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं बेटा वो इस तरह से चेंज होते हैं. वी एक्स वी वाई वी जेड कॉम्पोनेंट्स हैं इसमें, एंड वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश कॉम्पोनेंट है एस डैश में. डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा बेटा इनमें सब में, ये खास बात है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता. तो ये होता है बेटा. इसी तरह इफ एस डैश इज मूविंग अलोंग वाई, तो आप वाई में ये वाली इक्वेशन ले आओगे. दिस इक्वेशन दिस विल कम इन वाई एंड एक्स जेड की सिमिलर हो जाएगी. अगर जेड के अलोंग कर रहा है तो एक्स वाई की सिमिलर, एंड जेड में ये एक्स वाली आ जाएगी. इसी तरह इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है. मतलब इसमें तो आप ये कर रहे हैं ना, आपको वी एक्स वी वाई वी जेड पता है तो आप वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश निकाल रहे हैं, बट इनवर्स में भी देयर इन द एग्जाम ऑल्सो, तो इनको बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन. तो उसमें क्या होगा, अगर आपको वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश पता है तो उनसे डायरेक्टली आप वी एक्स वी वाई वी जेड कैसे निकाल सकते हैं. तो अगेन मैं वही मान के चल रहा हूं कि एक्स के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो आपका ये जो साइन था ना वो चेंज हो गया बेटा. यू कैन सी माइनस वाला साइन प्लस में कर दिया आपने, मतलब वी एक्स को माइनस वी एक्स, वी को माइनस वी कर दिया आपने, चेंज कर दिया. तो आपके पास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस फिर आ जाएंगी. यू कैन चेक, उन्हीं फार्मूला में v की जगह माइनस वी पुट करिए तो आपके पास ये फार्मूले आ जाएंगे. ओके, तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड. एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स along x direction with velocity c/2 in a frame O
an observer in a frame O dash sees the same object traveling with velocity c by 4. It is, sorry, c by 4. The relative velocity of O dash with respect to O in units of C और इन मल्टीपल्स ऑफ C इज, तो ये हमें बताना है बेटा। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो x के अलोंग ट्रेवल कर रहा है O फ्रेम में C बाय 2 से, तो इसको ऐसे लिख लें इजी बनाने के लिए कि A ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू O और O डैश के विद रिस्पेक्ट टू C बाय 4 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वी ओ ए इक्वल टू माइनस सी बाय 2 एंड वी ओ डैश ए माइनस सी बाय 4। और मुझे O डैश O निकालनी है ना, O डैश की विद रिस्पेक्ट टू O, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं O डैश की विद रिस्पेक्ट टू A माइनस विद रिस्पेक्ट टू A डैश माइनस विद रिस्पेक्ट टू A एंड देन O डैश A O A बाय सी स्क्वायर। ये हो जाएगा ना। तो इसमें वैल्यूज पुट करिए, क्या आता है O डैश A माइनस सी बाय 4 माइनस माइनस सी बाय 2 1 माइनस माइनस सी बाय 4 माइनस सी बाय 2 सी स्क्वायर। O डैश पहले लेना है आपने, O डैश O निकालनी थी तो O डैश पहले लेना है। O डैश होती तो वी ओ ए माइनस वी ओ डैश ए हो जाता। ठीक है, तो ये सिंपल और प्रिसाइज, या ये कह सकते हैं एक तरह का शॉर्टकट है। तो नीचे 7 बाय 8 बन रहा है बेटा, ऊपर आपका C बाय 4 बन रहा है, तो इट विल बी 2C बाय 7 ना। सो दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। यही वो कह रहा था कि उसके मल्टीपल के फॉर्म में निकालिए। ओके, अब ये तो था कि जब एक पर्टिकुलर लाइन में मूव करते हैं, बट कई बार ये भी हो सकता ना कि एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका मूव कर रहा है एक्स के अलोंग और दूसरा एक्स के साथ कुछ एंगल बना के चल रहा है, तो फिर क्या फार्मूला लगता है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट सम एंगल, जब किसी एंगल पे मूव कर रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। मतलब ये जनरलाइज्ड हो जाएगा, इससे आपका पहले वाला भी आ जाएगा फार्मूला। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं एक पार्टिकल एक्स के अलोंग मूव कर रहा है स्ट्रिक्टली और दूसरा उसके साथ कुछ एंगल बना के मूव कर रहा है। लेट दिस एंगल बी थीटा। ओके, तो अब देखिए वी एक्स डैश हम कहते हैं वी एक्स माइनस वी 1 माइनस वी एक्स वी बाय सी स्क्वायर होता है ना। तो इसको मैं रिजॉल्व करूंगा बेटा, इसका जो कंपोनेंट है इसके अलोंग क्या आ जाएगा, v1 cos थीटा हो जाएगा ना। ठीक, तो मैंने vx की जगह पे v1 cos थीटा पुट कर देना है। ये आ जाएगा। इसी तरह vy डैश निकाल लूंगा बेटा। vy डैश का हमने फार्मूला ये लिखा था, उन्हीं फार्मूलों से कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। बस यहां पे vx को उसके कंपोनेंट से मैं रिप्लेस कर रहा हूं। और y कंपोनेंट क्या होगा इसका, v1 sin थीटा। ओके, तो यहां पे ये v2 आना था ना एक्चुअली, दिस इज v2, यहां पे भी v2। तो अब रिजल्टेंट तो आपको निकालना आता ही है। v डैश क्या रहेगा आपका, वी एक्स डैश स्क्वायर वी वाई डैश स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आपका फार्मूला आ जाएगा। तो मैं लिख भी देता हूं क्या बनता है,
v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 cos थीटा माइनस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय c स्क्वायर 1 माइनस v1 v2 cos थीटा बाय c स्क्वायर एंड दिस क्वांटिटी इज इन स्क्वायर रूट बेटा। ओके तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि कैसे चीजें चेंज होती हैं अगर किसी एंगल पे आता है तो। सो इन लैब फ्रेम टू ऑब्जर्वर्स A and B are moving along the side of an equilateral triangle with equal speeds c by 2 as shown in figure। तो डायग्राम आपको गिवन है, द स्पीड ऑफ B as measured by A will be तो डायग्राम आपको ये दी है बेटा, ये एंड ये, और ये दिया है आपको 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर आप एक्सटेंड करें, अब आपको मैं बताता हूँ, अलग मार्कर यूज कर लूँ, तो इस तरफ ये C से मूव कर रहा है c/2 से, एंड ये इस तरफ c/2 से, तो ये एंगल इनके बीच में 120 बन गया ना आपके हिसाब से। आपने हमेशा वो एंगल लेना होता है जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर्स आउटवर्ड इमर्ज करते हैं, तो इस पॉइंट से आउटवर्ड इमर्ज करते हैं ना, तो ये एंगल हमें देखना है 120, ना कि वो जो 60 गिवन है। यही गलती बस बच्चे करते हैं। तो साइन 120 क्या रहता है आपका, √3/2। कॉस 120 क्या रहता है बेटा, -1/2। सो VBA क्या रहेगा, फार्मूला क्या है उसमें, जो मैंने अभी लिखा है उसके फॉर्म में मैं लिख देता हूं इसे, cos थीटा माइनस VA साइन थीटा बाई C का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, एंड देन 1 माइनस VA cos थीटा बाय C स्क्वायर। अब इसमें बेटा आप वैल्यूज डाल दीजिए, c/2 c/2 2 c/2 c/2 माइनस हाफ। ओके, फिर यहाँ पे भी वैल्यूज डालिए, VA c/2 c/2 √3/2 C, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 माइनस c/2 माइनस हाफ C स्क्वायर। ओके, तो इसको यू पीपल कैन चेक कि आपका c/3 √5 विल बी द आंसर। मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, बाकी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा, अब अगर जो मूविंग बॉडी होती है ना, वो जो एंगल सबटेंड करती है उसमें भी चेंज आता है, रिलेटिविटी ऑफ ज्योमेट्रिकल एंगल। तो मान लीजिए ये एक रॉड थी, इस तरह से इसको बना देता हूं मैं। ओके, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रही थी, तो इसके कंपोनेंट LX एंड LY इधर मैंने कर लिए। सो इन रेस्ट फ्रेम ऑफ रॉड, रेस्ट फ्रेम में ये है सिचुएशन। अब जो मूविंग फ्रेम है उसमें सिचुएशन ऐसी है, मूविंग वाले में, जिसमें ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है,
ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ इसको थीटा नॉट बोल दो, इसको थीटा कह देते हैं, नहीं तो थीटा और थीटा डैश, तो यहाँ पे एल एक्स डैश एल वाई डैश, सो इन मूविंग फ्रेम और इन लैप फ्रेम, ओके, लैप फ्रेम और मूविंग फ्रेम। अब आप टेंजेंट थीटा निकालिए, आपको रिलेशन खुद ही पता चल जाएगा। रेस्ट फ्रेम में टेंजेंट थीटा नॉट एल वाई बाय एल एक्स हो जाएगा बेटा, एंड मूविंग फ्रेम में टेंजेंट थीटा विल बी एल वाई डैश बाय एल एक्स डैश, और हमें पता है कि एल वाई डैश एल वाई के बराबर होगा क्योंकि हमने एक्स के अलॉन्ग मोशन माना है, एंड एल एक्स डैश इट विल बी रिलेटेड टू एल एक्स वाया दिस रिलेशन। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो टेंजेंट थीटा क्या आया हमारे पास, एल वाई बाय एल एक्स इंटू दिस, तो ये टेंजेंट थीटा नॉट बाय दिस नहीं आ गया, इंटू गामा फैक्टर आ गया। सो वी कैन सी बिकॉज दिस फैक्टर इज लेस देन 1, सो टेंजेंट थीटा इज ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा नॉट ना, और थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट ना, तो एंगल देखिए आपका चेंज हो गया ना। रिलेटिविटी के कितने ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यू कैन सी। फिर आता है बेटा आपका वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी स्टार्ट हो जाता है। जब भी पार्टिकल बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके कारण जो टोटल एनर्जी है उसमें भी चेंज आता है। ये आपका पार्टिकल का रेस्ट मास है, ये मूविंग मास है, ओके, और ये जो एनर्जी होती है इस मास के कारण इसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एम सी स्क्वायर, एम जिसमें मूविंग मास हो तो ये टोटल एनर्जी, और फिर टोटल का ये भी फार्मूला होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर का स्क्वायर रूट, वेयर पी इज द मोमेंटम। ठीक है बेटा। फिर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी भी पूछता है। कैसे निकाल सकते हैं रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी पड़े? इसको मैं टी मान लेता हूं, तो टी आएगा ई माइनस ई नॉट, टोटल में से रेस्ट वाली निकाल दूं तो ये आ जाएगा। अब इसमें जब आप बेटा m की वैल्यू पुट करते हैं ना, m की वैल्यू ये फिर सॉल्व करते हैं तो आपका फिर रिलेशन आता है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन, अब यहां पे ना फिर आप बाइनोमियल लगा सकते हैं। देखिए कैसे, बाइनोमियल लगाएंगे तो एक सिंप्लीफाइड वर्जन, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आपका आ जाएगा। तो कैसे आएगा, टी विल बी एम नॉट सी स्क्वायर 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, हाफ इंटू 3/4 v4 बाय c4 एंड सो ऑन, निगलेक्टिंग ऑल हायर टर्म्स। तो आप देखेंगे एम नॉट सी स्क्वायर हाफ एम नॉट वी स्क्वायर 3/8 एम नॉट v4 बाय सी स्क्वायर एंड सो ऑन। सो यू कैन सी दिस इज नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो हम जनरली यूज करते हैं, एंड दिस इज द रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म, relativistic correction term, and first one is of course your rest mass energy na, and this of course this there will be minus m naught c square also, and this will get cancelled na, because there was -1 here, you can check this was -1 also na. So we are left with only these two terms, and if you try to calculate velocity in terms of kinetic energy,
it will be given by, you can note down this straightforward formula for your examination. This will help you a lot. So if you are given the kinetic energy and rest mass, you can calculate the velocity of the object. Velocity of the object. And similarly, momentum can also be written in terms of kinetic energy. The relation is this one. Okay. So kinetic energy can also be converted in the form of momentum. It may be written as P square by 2m0 minus 1 by 8. Just as we did earlier, we can make use of binomial. This is non-relativistic kinetic energy. I have converted velocity in the form of momentum now. So this is relativistic correction term. This is first order. I am not taking into account higher order terms. Relativistic correction term. And there is energy momentum transformation formula also. Energy momentum transformation formula. ओके तो उसी तरह दो फ्रेम्स ले लेते हैं बेटा. ये एक फ्रेम है और ये दूसरा फ्रेम है हमारे पास. एक्स डैश जेड डैश वाई डैश वी डायरेक्शन वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. एस डैश एस एक्स जेड वाई. ओके तो इसमें कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड एंड ई एनर्जी और मोमेंटम के. इसमें ले लेते हैं पी एक्स डैश पी वाई डैश पी जेड डैश एंड ई डैश एनर्जी एंड मोमेंटम के. ठीक है तो ई डैश आपका होता है, आप नोट कर लीजिए लाइक दिस, क्योंकि एक्स में मूव कर रहे हैं ना. एक्स के केस के लिए मैं लिख रहा हूं सारे फार्मूले. पी वाई और पी जेड अनचेंज्ड रहते हैं बेटा आपके, उनमें कोई चेंज नहीं आता. और अगर वाई में मूव कर रहा हो, ये एक्स में मूव कर रहा था, ठीक है, अगर वाई में मूव कर रहा हो तो अकॉर्डिंगली वाई वालों में चेंज आ जाएगा. दिस फार्मूले दे विल बी फॉर वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और जेड के सिमिलर हो जाएंगे. ठीक है तो इन्वर्स वाले आपको एक बार बता देता हूं मैं आपको. इन्वर्स वाले यहां पे बता देता हूं. सो इन्वर्स फार्मूलों में क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे आपका चेंज कर देता हूं. यहां पे प्लस हो जाएगा और यहां पे प्लस हो जाएगा. सो ये हो जाएंगे फिर आपके इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले. ओके तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इनके ऊपर बेस्ड, फिर देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आते हैं. ओके चलिए तो क्वेश्चन लिखता हूँ. टू पार्टिकल्स each of rest mass m naught move with speed v with respect to
an inertial frame but in opposite direction. Calculate energy of one particle in the rest frame of the other. Rest frame of the other particle. Okay. तो कैसे करेंगे बेटा? दोनों का रेस्ट मास एम नोट दिया है और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्पीड भी वी दी हुई है। तो एनर्जी एंड मोमेंटम फार्मूले हमने किए हैं, तो उनको अप्लाई कर देते हैं जरा। तो देखिए पहले डायग्रामेटिकली क्या है। अगर एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। सो नाउ एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ बी आर, energy and momentum of B are E is equal to m naught c square by 1 minus v square by c square, moving है ना। Px will be m naught v 1 minus v square by c square. So therefore energy of A, energy of B in A's frame, ए के फ्रेम में क्या होगी, क्योंकि हमने बी की कैलकुलेट की है ना, किसी की भी कर लो क्योंकि दोनों की सेम ही है। तो क्या बनेगा ये एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस पी एक्स एम नॉट वी स्क्वायर। ऑपोजिट है ना, तो v की वैल्यू माइनस वी होगी ना यहाँ पे, दिस v की आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे। एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट वी स्क्वायर, नीचे इसका स्क्वायर हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो कितना इजीली बेटा हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, अब आपके फिर आते हैं बेटा रिलेटिविस्टिक कुलियन बेस्ड क्वेश्चन। अब उसमें कैसे आते हैं और क्या कॉन्सेप्ट लगना है, तो वो मैं आपको बता देता हूं यहीं पे। एक मिनट बेटा, इरेज कर लो इसको मैं, एज आई हैव रन आउट ऑफ स्पेयर स्लाइड्स। ऑनेस्टली बताइए मजा आया कि नहीं इस रिवीजन समरी में, और काइंडली बताइए कि इस तरह की रिवीजन समरीज आप और चाहते हैं और सब्जेक्ट्स की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है या किस सब्जेक्ट की रिवीजन समरी आप पहले चाहते हैं। चलिए अब इसमें देखिए आपका किस तरह से आता है, उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक कुलियन। तो आपके बेटा दो कंजर्वेशन लॉज होते हैं बेसिकली, उनमें एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, आपको पता ही है, ठीक है।
तो एक तो आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम उसमें लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। अब टोटल कह रहा हूं बेटा, मैं ध्यान दे रखिए यहां पे, मैं कनेटिक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कनेटिक सिर्फ आपकी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है, इन इलास्टिक में नहीं। तो टोटल एनर्जी यहां पे, सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जी दैट शुड बी कंजर्व। तो इसके ऊपर बेस्ड होते हैं और ये 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और जब पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं, इन क्वेश्चन ऑफ स्टिकिंग अगर आपको दिया हो कि पार्टिकल स्टिक कर गए हैं, तो जो आपका एम फाइनल होता है ना, एम नॉट फाइनल, इट इज ग्रेटर देन एम सिग्मा एम इनिशियल, सिग्मा एम इनिशियल। इसी तरह इन क्वेश्चन ऑफ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग में उल्टा हो जाता है, आपका एम नॉट इनिशियल इज ग्रेटर देन सिग्मा एम फाइनल। ब्रेकिंग में फाइनली आपके ज्यादा पार्टिकल होंगे ना, इनिशियली एक ही होगा, इसलिए मैंने एम नॉट लिखा है, एक ही पार्टिकल। स्टिकिंग में पार्टिकल इनिशियली ज्यादा थे, बाद में एक बन गया ना, स्टिक हो गए, स्टिक टुगेदर, तो इसलिए फाइनल में मैंने एम नॉट लिखा है। तो एक क्वेश्चन करें बेटा इसके ऊपर बेस्ड, आपको फिर थोड़ा क्लैरिटी होगी। तो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम नॉट आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन with speed 3c/5. Okay, so if they collide and stick, अभी देखिए स्टिक आ गया ना, then find rest mass of resulting particle, कि जो पार्टिकल बनेगा स्टिक करने के बाद, तो उसका रेस्ट मास क्या होगा वो हमें फाइंड करना है बेटा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे अब। एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दूसरा ऐसे 3c/5, 3c/5, दोनों का रेस्ट मास एम नॉट है। ओके, देखिए इनिशियल मोमेंटम अब जीरो हो गया ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बिकॉज सिग्मा पी आई सिग्मा पी एफ होता है और एक ही पार्टिकल है, तो पीएफ तो जीरो हो गया ना आपका। इसका मतलब है फाइनल पार्टिकल रेस्ट पे होगा, इसका मतलब फाइनल पार्टिकल जब ये स्टिक कर जाएंगे, ऐसे दो बन जाएंगे, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी फाइनल रेस्ट पे। अब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन जोड़ दीजिए बेटा। अब एनर्जी कंजर्वेशन आपको क्या कहता है कि सम टोटल ऑफ इनिशियल एनर्जी इक्वल टू सम टोटल ऑफ फाइनल एनर्जी, और उसमें मैंने आपको कहा कि आपको सभी एनर्जीज इंक्लूड करनी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इनिशियली आपके पास टोटल एनर्जी क्या है, सोचिए जरा। इनिशियल पार्टिकल मूविंग है ना, तो एक तो उनकी रेस्ट मास एनर्जी और दूसरी, बट हम उसको टोटल ही लिख लेते हैं। टोटल कैसे लिख सकता हूं बेटा, देखिए दो पार्टिकल हैं, दोनों की सेम होने वाली है, और मूविंग एनर्जी ये होती है फाइनल पार्टिकल की एम नॉट सी स्क्वायर, ये मैंने रेस्ट मास ऑफ फाइनल पार्टिकल मान लिया, रिजल्टिंग पार्टिकल बोल दो, जो लैंग्वेज वो यूज कर रहा है। तो यहां पे v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सी स्क्वायर ऑब्वियसली कैंसल्ड, सो 2m0 1 माइनस ये 3c/5 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ना। यहां से क्या आ जाएगा, 2m0 1 माइनस 9/25, 2m0 बाय 4/5 ना। तो यहां से m0 क्या आ गया बेटा, 5/2 m0। तो यही आपको फाइंड करना था। तो फाइनल पार्टिकल
का जो मास है वो 2.5 टाइम्स m0 बन गया बेटा। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा और क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है। ठीक है, वेरियस टाइप्स। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दैट इज द रीजन कि आपको एजू अंकल क्यों चूज करना चाहिए, बिकॉज इट इज द नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म फॉर CSIR NET, IIT JAM and UGC NET, and the best quality study material is provided in dual mode, that is in PDF and hard copy, and there are benefits of joining Edu Uncle mobile app also। ठीक है, तो एजू अंकल पे आपको क्या मिलता है, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है बेटा। आपको जो डाउट्स होते हैं बहुत से बच्चों के रह जाते हैं, तो आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट होते हैं तो वो आपके डाउट्स का जो सोल्यूशन है आपको वहाँ पे ऐप में ही भेज देते हैं। एंड 30+ प्रैक्टिस टेस्ट आर देयर एंड देयर आर कंसिस्टेंट सिलेक्शंस अंडर ऑल इंडिया रैंक 100 सिंस 2016। ओके, तो इसलिए बेटा एजू अंकल को जल्दी से जल्दी आप चूज़ करिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। इसके कोर्स लीजिए, इसका स्टडी मटेरियल लीजिए। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।